हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें आज डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, यूपीएससी, पीसीएस और जितने भी कॉम्पिटिटिव अदर एग्जाम्स हैं, उन सब की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए आज की वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। दो सूचियां दी गई हैं। पहली सूची में संविधान में संशोधन दिया गया है और दूसरी में विषय वस्तु दी गई है कि किस विषय वस्तु के आधार पर संविधान में संशोधन हुआ है। ठीक है, तो पहले हम सूची 1 को देख लेते हैं। सूची 1 में है संविधान में संशोधन, संविधान 69वां संशोधन अधिनियम 1991, संविधान 75वां संशोधन अधिनियम 1994, संविधान 80वां संशोधन अधिनियम 2000, संविधान 83वां संशोधन अधिनियम 2000। ठीक है, उसके बाद है सूची 2 में है, इसमें विषय वस्तुएं दी गई हैं। राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना, अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है, गांव या अन्य स्थानीय स्तरों पर पंचायतों का संगठन और 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करना, और लास्ट में है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देना। ठीक है, तो ये संविधान सूची 1 में संविधान में संशोधन और सूची 2 में विषय वस्तु दिए गए। नीचे इसके कूट दिए गए, इसी के आधार पर हमें आंसर करना है। क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 5142। तो एक बार दोनों सूचियों को हम मैच करके भी देख लेते हैं। देखिए, इसमें है ए में संविधान का 69वां संशोधन अधिनियम 1991, ये इसका सही आंसर क्या था? 5, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देना। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देना, इस विषय वस्तु के आधार पर संविधान में 69वां संशोधन अधिनियम 1991 हुआ। ठीक, तो हमारा ए का क्या है? 5। ठीक है, उसके बाद है संविधान में 75वां संशोधन अधिनियम 1994, किस विषय वस्तु के आधार पर हुआ है? ये हुआ है राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना के आधार पर। तो बी का है 1। ठीक है, सी में है संविधान 80वां संशोधन अधिनियम 2000 में जो 80वां संशोधन अधिनियम हुआ है, ये किस विषय वस्तु के आधार पर है? ये है 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करना, उसके आधार पर है। तो सी का है 4। ठीक है, और लास्ट में है संविधान का 83वां संशोधन अधिनियम, ये भी 2000 में हुआ है, और ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है, और इस आधार पर ये 83वां संशोधन अधिनियम हुआ था। डी का 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा सही आंसर है वो है ए 5142। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से कथन सही है या है? ठीक है, तो इनमें से एक कथन सही है या एक से ज़्यादा है, तो ये हमें बताना है। देखिए स्टेटमेंट देखते हैं। गर्भवती महिलाएं प्रसव पूर्व 3 महीने और प्रसवोत्तर यानी कि डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद 3 महीने के लिए सवेतन अवकाश के हकदार हैं। अगर वो किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो उन्हें डिलीवरी से 3 महीने पहले और डिलीवरी के 3 महीने बाद उनको वेतन भी मिलेगा और उन्हें जो है अवकाश मिलेगा, छुट्टी मिलेगी। ठीक है, सेकेंड में है शिशु गृहों वाले प्रतिष्ठानों के लिए माता को प्रतिदिन कम से कम 6 बार शिशु गृह जाने की अनुमति देना अनिवार्य होगा, और 2 बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनीकृत हक मिलेंगे। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है हमें। ऑप्शन हैं केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, या फिर 1, 2 और 3 तीनों सही है। क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, केवल 3 सही है। कैसे? गर्भवती महिलाएं प्रसव डिलीवरी से 3 महीने पहले और डिलीवरी के 3 महीने बाद, ठीक है, 3 महीने बाद सवेतन अवकाश की हकदार हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको जो अवकाश मिलेगा वो 26 सप्ताह के पूर्ण वेतन वाले अवकाश की हकदार होंगी। 26 सप्ताह, ठीक है,
और सेकंड में है शिशु गृहों वाले प्रतिष्ठानों के लिए माता को प्रतिदिन कम से कम 6 बार शिशु गृह जाने की अनुमति देना होगा। 6 बार नहीं बल्कि 4 बार जाने की अनुमति देना होगा। ठीक है, यहाँ पे 6 बार नहीं है, 4 बार है। 2 बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनीकृत हक मिलेंगी। इसमें देखिए क्या है, ये स्टेटमेंट कैसे सही हो रहा है। इसमें यह है कि अगर महिलाएं 2 शिशु उनके हुए हैं, ठीक है, तो 2 शिशु अगर उनके दूसरा बच्चा है तो उनको 12 सप्ताह की जगह, मतलब उसका जो मातृ अवकाश है, मातृत्व अवकाश, वो 26 सप्ताह कर दिया गया है 12 से बढ़ा करके। ठीक है, ये तब के लिए है जब उसके सिर्फ 2 शिशु हैं, 2 ही शिशु हुए हैं। ठीक है, और अगर जो है उनके 2 शिशु यानी 2 बच्चों से ज़्यादा हैं तो उनका जो मातृत्व अवकाश होगा वो 12 ही सप्ताह होगा। ठीक, तो ये जो है उनको न्यूनीकृत हक मिले हैं 2 बच्चों वाली महिलाओं को। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है केवल 3, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं। शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, या फिर स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1, 2 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो क्वेश्चन 3 का सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 4। सेकंड में देखिए क्या है, यहाँ पे दिया गया है कि किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। तो इसमें केवल 2 और 4, विधि के शासन क्या है, कानून के समक्ष सब लोग। विधि का शासन का मतलब ही ये होता है कि कानून के समक्ष जितने भी लोग हैं, वो चाहे किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, किसी भी जात कास्ट कैसे भी हो, भारत के निवासी अगर हैं तो सबके लिए कानून जो होगा वो समान होगा। ठीक है, तो कानून जो है वो सबके लिए समान होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो रहा है वो केवल 2 और 4 हो रहा है। सेकंड में दिया गया विधि के समक्ष समता, यानी कि जो कानून होगा उसके समान, उसके सामने जितने भी जो भी होगा भारत का निवासी, उसके लिए सभी निवासियों के लिए जो कानून होगा वो समान होगा। चौथे में दिया गया स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। जो नागरिक अधिकार जो मिले हैं नागरिकों को और उनको जिन जिन फील्ड में स्वतंत्रता मिली है वो भी जो है, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, अब बाकी का यहाँ पे जो दिया गया है, शक्तियों का परिसीमन की शक्तियां उनकी सीमित कर दी जाएं और सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, इसका विधि के शासन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा है निम्नलिखित में से विधि के शासन के प्रमुख लक्षण जो हैं वो है विधि के समक्ष समता और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है केवल 2 और 4 ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है। ऑप्शंस हैं उद्देशिका में, राज्य की नीति के निदेशक तत्व में, मूल अधिकार में, या फिर 7वीं अनुसूची में। क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, राज्य की नीति के निदेशक तत्व में। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श है वो राज्य की नीति के निदेशक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है। ऑप्शंस हैं दूसरी अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, या फिर 10वीं अनुसूची में। क्वेश्चन 5 का सही आंसर है ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची में। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है और 1985 के 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके अंतर्गत जो 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल विरोध विषयक उपबंध दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाएं। देखिए यहाँ 4 स्टेटमेंट हैं। संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, या फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2 और 4, केवल 1, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4।
क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, 1, 3 और 4। लोक लेखा समिति, देखिए इसमें जो सेकंड नंबर पे है वो लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन है, तो इसमें है लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को छोड़कर अन्य सभी सिफारिशें या प्रतिवेदन जो हैं उनको संसद के पटल पर रखवाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, सिवाय लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, इसको छोड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शंस हैं मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री। देखिए राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का सिर्फ नाम मात्र संवैधानिक प्रधान होता है, ठीक है, परंतु राज्य की जो वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का जो प्रयोग है वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद है उसके द्वारा ही किया जाता है। जिस तरह से राष्ट्रपति का जो पद है उसके कार्य की जितनी भी जो भी वो शक्तियां हैं वो सिर्फ राष्ट्रपति का जो पद है वो नाम मात्र है, उसकी सारी शक्तियां का जो यूज है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। वैसे ही यहाँ पे राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का जो प्रयोग है वो मुख्यमंत्री के हाथ में है। मुख्यमंत्री के पास सारी शक्तियां होती हैं और कार्यपालिका का जो प्रधान है वो नाम मात्र संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल या फिर विधि विभाग का महासचिव। क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता उच्चतम विधि अधिकारी किसी भी राज्य का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? ऑप्शन है 1948 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में या फिर 1966 ईस्वी में। क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1956 ईस्वी में राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था, 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है निम्न में से किसके प्रभाव समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? निम्न में से किसने, ठीक है, प्रभाव समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? ऑप्शंस हैं लॉर्ड ब्रीस, HM फाइनर, GDH कोले या फिर डिसे। तो किसने प्रभाव समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, HM फाइनर। HM फाइनर जो है उन्होंने प्रभाव समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है। आज की हमारी वीडियो यहीं पे ही समाप्त होती है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।